है बच्चों, निकल नितेश पूछ रहा था वो वाला, ठीक है। तो वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास रोड, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास रोड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, इज गिवन इन द शेप ऑफ अ कॉनकेव रिफ्रैक्शन सरफेस, ठीक है। एक एंड इसका कॉनकेव रिफ्रैक्शन सरफेस के तौर पे है, ठीक है। तो आप बाहर से देख रहे हो, अगर अपन बोले तो ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, ऑब्जर्वर इधर है। मैं आई ड्रॉ कर देता हूँ ना, आंख बना देते हैं इधर। तो ऑब्जर्वर हमारा बाहर से देख रहा है, ठीक है जी। एन एयर बबल इज सिचुएटेड इन द ग्लास रोड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन से एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इस एक्सिस पे कोई एयर बबल है such that it appears to be at a distance of 10 centimeter from the surface inside the glass। तो ये कितने दूरी पर अपीयर हो रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताओ कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज नजर आएगी कि ऑब्जेक्ट नजर आएगा? इमेज इमेज नजर आएगी, है ना, इमेज नजर आएगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इनसाइड द ग्लास व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है। तो इधर से इसने देखा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको नजर आया। फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एयर बबल। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया इसका, आर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता करना है, यानी कि एक्चुअल में एयर बबल कितनी दूरी पर है ये फाइंड आउट करना है। तो कल जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बार अप्लाई करके फाइंड आउट करने की कोशिश करो, नहीं तो इकट्ठा फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या था बच्चे, बताओ क्या फॉर्मूला था कल जो हम पढ़ रहे थे? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये फॉर्मूला लगाओ आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब नोट डाउन करो। म्यू टू म्यू वन लिखो, ठीक है, म्यू टू एंड म्यू वन लिखो। म्यू टू कहाँ पर होगा, म्यू टू एयर का लेंगे यहाँ पे, है ना, जहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है। और म्यू वन, क्योंकि देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अंदर है, ऑब्जेक्ट ग्लास के अंदर है, तो म्यू वन आएगा ग्लास का और म्यू टू आएगा एयर का। म्यू टू विल बी फॉर एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास इज इक्वल टू 1.5। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसके द्वारा रिफ्रैक्शन आपको निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, यूज करो और फाइंड आउट करो कितना है। म्यू टू इज इक्वल टू 1, म्यू वन इज इक्वल टू 1.5, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। वैल्यूज रख रहा हूं मैं। म्यू वन इज इमेज डिस्टेंस इज -10, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई आर, आर इज 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई वी प्लस 1.5 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 0.5 बाई 10। राइट साइड में 1.5 जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा -2/10। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। एयर बबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैंने यू निकालना है बच्चे, हमने गलत पुट कर दिया वैल्यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा ना, इमेज डिस्टेंस दे रखा है। तो इमेज इज एट -10। वो सर वी हो जाएगा ना -10। हाँ हाँ, v -10 हो जाएगा, यू निकालना है।
क्योंकि हमें इमेज दिखेगी ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। यस सर। रिफ्रैक्शन पहले ही हो चुका, ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़ने से पहले रिफ्रैक्शन हो चुका है, तो उसको इमेज ही दिखाई देगा। तो 1/-10 और ये इसको इज इक्वल टू -1.5/u इज इक्वल टू -0.5/10। तो इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ, इसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। -1/10 प्लस 10 0.5/, माइनस इज इक्वल 15। 1.5/u। अब u निकालो, u की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से। ओके ओके सर। लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना हो जा रहा है, -0.5, -0.5/10, तो आपका ये आ गया -0.5/10। u इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, -3। 15/-0.5, 15/-0.5, -30 आएगा। 15/-30 कर लो सोल्व। u यस माइनस, सर। यस सर। ठीक है। तो -30 का मतलब क्या है कि जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है इस वाले कर्वेचर का, यहाँ से इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इधर ये 30 आ गया, तो फिर हमारा करेक्ट चॉइस जो आएगा दैट विल बी 30 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास। ग्लास के अंदर 30 सेंटीमीटर, ग्लास के अंदर 30 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था 10 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लो। नितेश आया समझ? यस सर। इसको थोड़ा और रिलेट करें एक चीज से। तुम्हें एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट बताया था मैंने। एपरेंट डेप्थ जैसा नहीं नजर आ रही है कि आपको इमेज थोड़ा ऊपर नजर आ रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइटर मीडियम में ऑब्जर्वर है और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा था तो एपरेंट डेप्थ नजर आती है। जैसे पानी का एग्जांपल लिया था हमने कि पानी के अंदर कुछ चीज रखी है तो आपको थोड़ा ऊपर नजर आती है, फ्लैट सरफेस होता तो ये वैसा ही है, बट थोड़ा उसका इफेक्ट एम्पलीफाई हो गया ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द सरफेस, थोड़ा और ज्यादा आपको ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, वैसा आपको यहाँ से थोड़ा और फीलिंग के लिए सोच सकते हो। तो हमेशा ऐसा ही होगा, ये भी आप केस याद रख सकते हो थोड़ा सा दिमाग में। या अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो जस्ट फॉर गैस वर्क, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद ना रहे, कंसेप्ट याद ना रहा, तो गैस वर्क के लिए सोच सकते हो कि अगर आप लाइटर मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में देख रहे हो, तो इमेज नजदीक बनेगी और ऑब्जेक्ट आपका दूर रहेगा। ठीक है, कन्वेक्स के केस में अगर कन्वेक्स होगा तो अलग हो सकता है, बट कनकेव में और फ्लैट में, फ्लैट सरफेस होगा तो आप कैसे होगा। ठीक है जी, चलो अगर ये हो गया तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो पढ़ रहे थे उसी को देखते हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको कन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्म्ड जो थे, ये मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। पहले सिंगल कर्वेचर था, सिंगल स्फेरिकल सरफेस होगा तो उसकी वजह से हमने निकाल लिया रिलेशन बिटवीन ये वाला फॉर्मूला जो था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने किया। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे आपको। उन क्वेश्चंस के बाद हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स और कनकेव लेंस को डिफाइन किया। पहले कन्वेक्स लेंस वो होगा जो कन्वर्जिंग लेंस होगा, इंफिनिटी से आती हुई रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। दूसरा डेफिनेशन ये देखा था कि कन्वेक्स लेंस वो होगा जो बीच में से मोटा मोटा होगा और साइडों से पतला पतला होगा। ठीक है, और फिर देखा हमने कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है, इंफिनिटी से डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कि साइडों से मोटा मोटा होगा और बीच से पतला पतला होगा। पतला पतला। इसके बाद इतने सारे हमने लेंसेज के केसेस देखे थे। सबसे पहला बाई कन्वेक्स, क्योंकि दोनों रेडियस कन्वेक्स तो है ही है, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड कैसा है इसका, इक्वल। इक्वल। बाई कन्वेक्स लेंस बोल दिया बेटा। फिर दूसरा प्लेनो कन्वेक्स, एक एक करके देखते जाओ। प्लेन है, दूसरे साइड कन्वेक्स है। इन्फिनिटी है और एक का हाँ, फिक्स एक का है। इंफिनिटी और एक का फाइनाइट रेडियस हो गया। ठीक है, प्लेन सरफेस का रेडियस जो है इंफिनिटी लोगे, ध्यान रखो क्वेश्चन में अगर प्लेनो आ गया तो इंफिनिटी होना चाहिए, उसको इंफिनिटी रख देना रेडियस को, एक को। सर इससे एक डाउट आया ओके था सर। कि जो प्लेन मिरर है उसका फोकस कितना होगा? इनफाइनाइट। इसका रीजन भी है सर कुछ लॉजिकल?
पैरेलल जाएंगी ना बेटा, रेज आएंगी स्ट्राइक करेंगी, पैरेलल चली जाएंगी, तो अच्छा ठीक है सर। मतलब रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहीं होगा ना आपका फोकस, तो हाँ इंटरसेक्ट कभी करेगी नहीं। तो अच्छा, तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। हाँ इन्फिनिटी पे मीट, जो भी रेज मीट नहीं कर रही वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, ऐसा हम बोल देते हैं थ्योरेटिकली। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर प्लेन मिरर का भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स यस लेंस सर। परफेक्टली प्लेन का, एक डिफ्यूज रेडिएशन भी बता रहा था ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उस केस में फिर हम डिफाइन नहीं करते इस तरीके की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि फिर वो रेज को इधर उधर मोड़ता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है, तो यस सर। इसको नहीं सोचेंगे, इतना हमारा सिलेबस भी नहीं है। बट हाँ थ्योरेटिकली वो अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, उसके अलावा उसको वहीं के वहीं क्लोज कर देंगे, हाँ भाई हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा, बस छोड़ देंगे उसको। फिर कन्वेक्स है तो दोनों R1 R2 अनइक्वल होंगे। तीसरा कॉनकेव कन्वेक्स, फिर ये आपका बीच में कनकेव लेंस बाई कनकेव, फिर सिंपली कनकेव, देन प्लेनो कनकेव, और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इतने सारे हमने ऐसे ऐसे लेंस देखे थे, तो रेडियस हम अपने आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद फिर हमने देखा था, डिफाइन किया ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जिससे पास होने वाली रेज विदाउट बीइंग एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डेविएशन, सीधा का सीधा पास कर जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी डेविएशन डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक बात भी बताई थी कि ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड ऑन सरफेस और आउटसाइड ऑफ द लेंस डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस R1 एंड R2। तो ये बस बात थ्योरेटिकल है, असर्शन रीजन के लिए इसको याद रख लो कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसके सरफेस पे भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर हमने डिफाइन किया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उससे रिफ्रैक्ट होके जाने वाली रेज इन्फिनिटी पर जा इमिट करेंगी, है ना, पैरेलल हो जाएंगी। तो कन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, अगर वहां पर ऑब्जेक्ट रखा रहे तो उससे निकलने वाली रेज आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कनकेव लेंस के लिए होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से निकलने वाली रेज इनको एक्सटेंड कर दो, तो ये आपकी जो है ये भी इन्फिनिटी पे चली गई, ठीक। फिर इसके बाद हमने बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बस यहीं तक काम आएगा, इसके आगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का कोई भी रोल हमारे जीवन में नहीं रहेगा। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कैसे करते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो, जिस पॉइंट पर मीट करें, उसी को बोलेंगे क्या, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा कन्वेक्स लेंस है, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, इनके साथ क्या हुआ, दे मीट एट अ पॉइंट, और इसी को बोला सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कनकेव के केस में एक्सटेंड करना पड़ेगा बच्चे इन रेज को, क्योंकि कनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को इसने और डाइवर्ज कर दिया और इन्फिनिटी पे ही भगा दिया ऐसे डाइवर्जिंग नेचर में। तो हमने इनको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, और जहां ये मीट करी उसी को बोल दिया कि इट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद फिर फोकल प्लेन डिफाइन किया, फोकस प्लेन या फोकल प्लेन। तो ऐसा प्लेन जहां पर पैरेलल आने वाली रेज हमेशा जिस पॉइंट पर मिलेगी, वो पॉइंट्स सभी के सभी पॉइंट्स इस फोकल प्लेन पर लाई करेंगे, इस फोकस प्लेन पर लाई करेंगे। लाई करेंगे। तो आप एंगल बदल सकते हो भाई, पैरेलल रेज किसी भी एंगल से आ सकती है ना, जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे पैरेलल हाथ कर रहा हूँ, या फिर एंगल पे पैरेलल ऐसे, तो पैरेलल रेज पैरेलल रहेंगी, बट उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल सकता है, चाहे वो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करे लेंस को, लेकिन फिर भी जो जहां भी वो कन्वर्ज करेंगे वो पॉइंट नेसेसरली इस फोकल प्लेन पर रहेगा ही रहेगा। और उसका एक स्पेशल केस क्या था कि पैरेलल रेज आ रही है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेंस भी है, तो वो क्या, वो फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसी तरीके से डिफाइन किया ना, कि पैरेलली आई इस पॉइंट पे मीट गई, उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोला। तो बोलेंगे कि जो फोकस प्लेन है वो उस पर ये फोकस भी लाई करेगा, उसी प्लेन पर ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी उसी प्लेन पर लाई करेगा। अगर किसी एंगल पे आएंगी, ऐसे आ गई, तो ये कन्वर्ज होकर इनके साथ कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी यहाँ कहीं मीट करेंगी, और जहां भी ये मीट करेंगे वो पॉइंट भी इसी प्लेन पर लाई करेगा। अलग अलग एंगल बदलते जाएंगे, पॉइंट की लोकेशन बदलती जाएगी, बट वो इसी पॉइंट, इसी फोकस प्लेन पर लाई करेंगी। ये महत्व है फोकस प्लेन का, ठीक है। सेम कनकेव के लेंस के केस में भी होगा, बट वहां पर हमें एक्सटेंडेड रेज जो मिलेंगी वो इस फोकस प्लेन पर लाई करेंगी, ठीक है। कितनी दूर होगा ये, फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर होगा, ठीक है, इन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लेंस, ठीक है। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस देखा था। तो सबसे पहला केस क्या था
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज फॉर्म होगी आपकी फोकस पर, रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी साइज में। सेकंड केस था कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक आ गया, मतलब कि इन्फिनिटी से और 2f के बीच में, तो इन्फिनिटी से 2f के बीच में है तो हमारी इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड 2f, f एंड 2f के बीच में इमेज फॉर्म होगी, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाली है और डिमिनिश्ड साइज की होगी। फिर एक लिमिटिंग केस आएगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो 2f पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज भी हमारी 2f पर बनेगी। ये वो केस है जहां पर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज। अब इससे नजदीक जब ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे नजदीक आएगा तो इमेज दूर जाने लगेगी लेंस से, और अब एनलार्जमेंट होगा साइज में, इमेज विल बी एनलार्ज। 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज फॉर्म हुई बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f फॉर्म होगी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। अब देखो ये मैग्नीफाई कर रहा है, नाउ दिस कन्वेक्स लेंस इज एक्टिंग एज ए मैग्नीफाइंग लेंस, तो ये 2f से आगे इमेज बनी और ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी इमेज आपको नजर आएगी। और नजदीक लेके आएंगे, फोकस पर रखेंगे इमेज को, तो इन्फिनिटी पर इमेज, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसके बाद लास्ट केस, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो f से भी नजदीक आ गया, यानी फोकस से भी नजदीक आपका ऑब्जेक्ट आ गया, f था फोकस से भी नजदीक आ गया, लेंस के और इमेज के बीच में फोकल लेंथ से भी कम दूरी है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका नेचर ऑफ इमेज बदलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनने वाला है और एनलार्ज होगा इमेज, हाईली एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज। कहाँ पे बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट्स के पीछे बनेगी और एनलार्ज नेचर की बनेगी, क्योंकि वी हैव टू इसको रेज को एक्सटेंड करके हमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ता है, तो वर्चुअल इमेज रहेगी यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखेंगे कॉनकेव लेंस, जैसे कन्वेक्स लेंस के तो 6 केसेस थे, कॉनकेव लेंस के केवल 2 केसेस होंगे। पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो ये तो तुम वैसे ही बता सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर, यानी फोकस पर बनेगी, ठीक है। क्योंकि इसको Okay, एक्सटेंडेड रेज से बनाया गया है तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। highly diminished. देखो जब भी एक्सटेंडेड रेज से बनाया जाएगा, जब भी आपको आप एक्सटेंडेड रेज, जैसे एक्चुअल में तो रेज ऐसे डाइवर्ज कर दी, आपने एक्सटेंड करके इनको पीछे इमेज को बनाया है, तो नेचर ऑफ इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहेगा जब भी एक्सटेंडेड रेज से बनाओगे। जैसे आपने कन्वेक्स के केस में लास्ट केस जो था, कन्वेक्स लेंस में जो लास्ट केस था ये वाला, इसमें आपने एक्सटेंड किया रेज को तो आपका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपने एक्सटेंड करके बनाया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से आप नेचर ऑफ इमेज को याद रख सकते हो ऐसा। सर एक डाउट था। हाँ जी सर ये जो लेंस है वर्चुअल तो वो होता है ना जो किसी जैसे मिरर में वर्चुअल होता था, मिरर के पीछे बने, लेकिन ये तो लेंस है, लेंस में वर्चुअलिटी होती है? लेंस में वर्चुअलिटी इस तरीके से देखते हैं बेटा, जिस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर बना लो, है ना, किसी स्क्रीन पर अगर उसको प्रोजेक्ट कर पाओ तो वो हमारी रियल इमेज कहलाएगी, लेकिन अगर स्क्रीन पर उस इमेज को प्रोजेक्ट ना कर पाओ तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे तो हाँ, जैसे मान लो कि हम कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मोमबत्ती रखी है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं डार्क रूम में। कन्वेक्स लेंस लो, मोमबत्ती जला के रखो और उसको अगर ऐसे तुम 2f के आसपास रखोगे तो दूसरी साइड पेपर लेके रखो, तो पेपर पर आपको मोमबत्ती की इमेज नजर आने लगेगी। तो अगर आपने पेपर पर प्रोजेक्ट कर पाए तो रियल इमेज है भाई। आपने ऑब्जेक्ट रखा था, बीच में लेंस रखा और जो रिफ्लेक्टेड यस रेज सर। प्रोजेक्ट होकर किसी पेपर पर या किसी स्क्रीन पर आपने बना पाए तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। फिर उसको देखने के लिए आपको दूसरी साइड से देखना पड़ेगा, जैसे अभी जो फर्स्ट अभी न्यूमेरिकल कराया था ना आपको कि ऑब्जर्वर देख रहा है ट्यूब के बाहर से, तो उसको इमेज अंदर उसमें ट्यूब में दिखाई यस सर। तो वैसा केस रहेगा फिर। अच्छा ठीक है सर। तो वर्चुअलिटी उसको बोलेंगे इसमें, ठीक है बच्चा। तो ये आपका कनकेव लेंस हो गया। कनकेव का फर्स्ट केस तो हमने सेकंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन से ही समझ लिया कि भाई इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, इंटरसेक्ट करी और सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर आ गई। अब एक्सटेंडेड रेज से बनी है तो वर्चुअलिटी है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, हाईली डिमिनिश्ड की साइज की बनेगी, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज बनती है जब इन्फिनिट से आता है।
उसके बाद एक केस और रहेगा, उसका शायद इसमें नीचे है यार, दूसरा केस वो बता देते हैं, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला बताएंगे, ये रहा, ठीक है। दूसरा केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, एफ एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, तो यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, डिमिनिश्ड साइज की होगी। देखो हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, इन्फिनिटी से हाईली डिमिनिश्ड थी भाई आपका लगभग पॉइंट साइज इमेज बनेगी, यहाँ पर डिमिनिश्ड है मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड एफ के बीच में आपकी इमेज बनेगी। तो सेकंड केस ये होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। तो आपके कनकेव लेंस के दो केसेस, दोनों में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, दोनों में ही डिमिनिश्ड होगी, और एक था इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। तो आपका ये दो ही केस वायबल केसेस हैं फॉर कनकेव लेंस, इसके अलावा कोई केसेस बनते नहीं है, ठीक है। तो कन्वेक्स के 6 केसेस और कनकेव के 2 केसेस। कन्वेक्स में केवल एक ऐसा केस था जहां पर इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही थी, वो कौन सा था बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, f और ऑप्टिकल सेंटर में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो केवल वहीं पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। कनकेव के दोनों केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और इसके अलावा सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है, तो ये बात आप याद रख लोगे। इसके बाद हम लेंस मेकर फॉर्मूला से जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो हम डेटा याद रखेंगे उससे हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कल आपको नहीं बताया था ना, दूसरे बैच में तो मैं बता चुका लेंस मेकर फॉर्मूला, एक बार वो बता देता हूं मैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला किस काम आता है। देखो बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आपने मिरर फॉर्मूला बताना, थिन मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u 1/v माइनस 1/u 1/u। ठीक है, यही होता है, यस सर। ठीक है। तो ये होता है लेंस, ये होता है मिरर फॉर्मूला। एक ऐसा ही लेंस फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। इनके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आपके आते हैं, हम भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, डेरिवेशन वही है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से है, पढ़ना हो तो इस नोट्स में है, मैं आप शेयर कर दूंगा, आज ही सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मैम को भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप्स में। तो ये जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन अब सीधा बताएंगे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो सरफेसेस है हमारे पास, एक पहला सरफेस एक दूसरा, दो कन्वेक्स मतलब दो स्फेरिकल सरफेसेस आ गई, तो इसी फॉर्मूला को हम 2 बार लगाते हैं, एक बार फर्स्ट वाले को हायर डेंसिटी, एक बार दूसरे वाले को हायर डेंसिटी, ऐसे करके इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इनको कंबाइन करके इसके बाद सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल से v आ जाएगा, u आ जाएगा, v डैश, ये सब करके, और फाइनली एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, उसका एप्लीकेशन सीधा बता रहा हूँ मैं आपको। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो नीचे लिखा है ना 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हाँ, प्लस होता है, तभी मैं पूछ रहा था उसको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये इस फॉर्मूला को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक बार हेडिंग डालो, यूज करेंगे बहुत बार, समझ आएगा। पहले हेडिंग डाल दो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, फिर इसको यूज डन कर, सर। फिर यूज करना बताएंगे आपको, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला का थोड़ा ये देखते हैं यार, हमने ना दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिला के एक लेंस बनाया, ठीक है, इसलिए उस लेंस को, जो लेंस बनेगा दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिला के, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इससे नाम पड़ा कि भाई हम लेंस बना रहे हैं यूजिंग 2 स्फेरिकल सरफेसेस, और उसका फाइनल प्रॉपर्टी, तो लेंस की फाइनल प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइनल प्रॉपर्टी इज फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ क्या आएगी व्हेन वी आर यूजिंग r1 एंड r2 एज 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर्म्ड बाय r1 एंड r2, r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करके, μ2 एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करके, अगर एक कोई लेंस बनेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, वो हमारा फाइनल टारगेट रहता है इसमें फाइंड आउट करना। क्या पर्पज समझ आया फॉर्मूले का, कि फॉर्मूले से क्या करते हैं?
है ना, नहीं होगा, इस संडे तक नहीं हो पाएगा। इसके बाद बेटा प्रिज्म और आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोशिश करेंगे हो जाए। अभी आपकी छुट्टियां भी है ना शायद एग्जाम्स की वजह से कोचिंग में। हाँ, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है। छुट्टियां है ना अभी तुम्हारी एग्जाम्स की वजह से अभी? नो सर, बताया तो नहीं हो सर अभी तक। ठीक है, शायद हो मंडे से हो जाएगी सर हमारी, मतलब शायद, संडे से ही मान लो। हाँ, शायद हो सकता है छुट्टियां आपको दी जाएं यस कोचिंग की सर, तरफ। क्योंकि बाकी बच्चों के 23 से ही शुरू हो रहे हैं ना मंडे से, तो हमारी छुट्टी हाँ, पड़ एग्जाम्स जाएगी। का है ना सीन, तो इसलिए हो सकता है। तो बिफोर दैट कोशिश करेंगे ऑप्टिक्स का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन पूरा हो जाए, फिर नहीं तो जो बचेगा वो कंटिन्यू कर लेंगे, एक रिवीजन करा के फिर बाद में पढ़ा देंगे। तो ये फॉर्मूला का पर्पज समझ आया? कितने बच्चों को समझ आया कि इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल? हमारा टारगेट है फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। भाई लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फोकल लेंथ। अगर एफ पता हो तो हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब कुछ निकल जाएगा। तो लेंस की प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ कितनी है उसकी, ठीक है। R1 एंड R2 आर टू स्फेरिकल सरफेसेस, उनको मिलाकर आपने लेंस बनाया। म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का बनाओगे तो म्यू2 की वैल्यू कुछ रहेगी, किसी पॉलीमर का बनाओगे या प्लास्टिक का बनाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बदलता जाएगा, ठीक है। और बाकी म्यू1 है सराउंडिंग का, म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमें जो जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का आउटपुट इज फोकल लेंथ, ठीक है, इतना याद रखो। अब इसको अप्लाई करवाते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, इस ऊपर लिखा हुआ आपके पास। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा वो करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं कि R1 R2 की वैल्यू क्या लेंगे। देखो इस फॉर्मूला को लगाओगे तो बेसिक आपका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कोई इसमें भड़क वाला सीन है नहीं। जो ऊपर लिखा था वो ऐसा था, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है। μ2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मटेरियल ऑफ लेंस का। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, जैसे एयर है तो एयर का, वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की जगह पे, ठीक है। अब पंगा जो आएगा वो आएगा R1 और R2 क्या लेना है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि R1 क्या लूं और R2 क्या लूं। तो उसके लिए देखो हमने कुछ ऐसे केसेस आपके लिए रख रखे हैं। फर्स्ट लेंस पे फोकस करेंगे, पहला लेंस। तो उसमें देखो R1 और R2 कैसे लेंगे। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो पहला सरफेस कौन सा होगा? लेफ्ट वाला, दिस इज द लेफ्ट वाला इज द फर्स्ट सरफेस। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में आ रहा है? सर राइट में आ रहा है। तो इसका पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव ले लो। तो R1 देखो पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। R1 क्या लिया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। R1 पॉजिटिव ले रखा है। और ये बाई कन्वेक्स लेंस है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है R1 R2 का, बट एक का यस साइन सर, और एक का साइन डिफरेंट है। तो राइट साइड वाला सरफेस है उसका उसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर ड्रॉ होगा ऑप्टिकल सेंटर से? लेफ्ट साइड नेगेटिव। लेफ्ट साइड में। तो ये आपका -R ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके का लेंस मिलेगा आपको बाई कन्वेक्स। तो इसमें R1 लेफ्ट साइड वाले सरफेस का पॉजिटिव लेना है और R2 राइट साइड वाले का -R लेना है, ठीक है। इक्वल वैल्यू मत ले लेना कि सर दोनों का रेडियस ऑफ बराबर है तो दोनों R ले, नहीं, एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव, ठीक है। ये प्लेनो कन्वेक्स है, इसमें लेफ्ट साइड वाला कैसा है? प्लेन सरफेस, तो इन्फिनिटी हो जाएगा उसका। का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया। और R2 का नेगेटिव साइड में आएगा तो -R, ठीक सर है। इसमें ऐसा जरूरी है कि जो लेफ्ट वाला है उसे हम R1 ही मानेंगे? मतलब ये तो इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना, R1 ही से मान सकते हैं इंटरचेंज R2। हो जाएगा बट फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा ऑब्जर्वर, बेसिकली तो रेफरेंस तो ऑब्जर्वर ही है कि ऑब्जर्वर को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के साइड में। तो उस तरीके करोगे तो फिर सारी चीजें बदल जाएंगी। तो मैं आपको तो फिर इजी जो फॉर्मूला जो है उसमें तो सर हमें फिर ऑब्जर्वर के हिसाब से लगाना पड़ेगा ना? ऑब्जर्वर की अभी एक बार इसको करो, मैं आपको ना सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मतलब दूसरा कठिन तरीका सोच क्यों रहे हो तुम? मैं तो ये ठीक है पूछ रहा सर। हूँ क्यों सोच रहे हो उस तरीके से? अभी कर लेंगे, देखो और भी क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आप फिर पूछना क्या है। तो अभी इजी तरीका समझ लो, एक बार लगाना सीख लो 2 क्वेश्चन, फिर आपका डाउट लूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। सब बच्चे अभी यहीं से कंटिन्यू करो। लेफ्ट साइड वाला R1 है तो इसका क्या लेंगे? देखो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्या बन रहा है? -R। R। और राइट साइड वाले का क्या बन रहा है? R। R। तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है। ये प्लानो कनकेव है तो इसमें इन्फिनिटी। और ये R, R। ठीक है। तो इसको ध्यान रखो,
तो आपका कभी ना गलत नहीं होगा। करने को तो हम उस तरीके से कैसे भी कर सकते हैं यार, आप फिजिक्स में तो केवल एक रेफरेंस देखो और उससे हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको इजी तरीका ये बताया गया कि भाई ऐसे R1 को लेफ्ट मान लो, R2 को राइट मान लो, तो कभी कंफ्यूजन होगा नहीं, है ना। नहीं तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजिंग स्टेट आ सकती है, ठीक है। अब ठीक है ये सर। चल गया, तो हम इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। यहाँ पर म्यू टू क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पर जो म्यू है दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन ही होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है। स्क्रीन शेयर रुक गया क्या? सर जो म्यू1 होगा वो होगा सराउंडिंग का, और म्यू2 होगा जिस मटेरियल हाँ, से लेंस बना है। से लेंस बना है, ठीक है। और अगर खाली म्यू वाला फॉर्मूला, यार सर मेरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर चली गई आपकी, आ गई आ गई। अब आ गया। सर अब तो आ गई। हाँ आ गई। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें म्यू की वैल्यू म्यू टू बाई म्यू वन ही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, है ना, लेंस का। ठीक है, चलिए अगर एयर है तो कोई पंगा है नहीं, क्योंकि एयर का तो वन ही रहेगा। अगर एयर के अलावा कोई मीडियम है तो फिर उसको करना पड़ेगा। चलिए अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना बेटा, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं इससे, ये इसी का डेरिवेशन वगैरह है, ठीक है। इसके बाद एक ये लेंस का फॉर्मूला, इसका देखेंगे पहले, लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बट इसका सॉल्यूशन यहाँ क्यों आ रहा है भाई? चलो करो, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, इसको एक बार करके देखते हैं क्या आएगा। अरे डन। हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is 2 centimeter. What will be focal length of this lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25? तो एक गिवन लेंस है, एयर में उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, किसी लिक्विड ऑफ 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिप कर दोगे तो फोकल लेंथ बदल जाएगी, वो नई फोकल लेंथ क्या होगी ये फाइंड आउट करना। एक बार फॉर्मूला लिख के ना, जिन बच्चों को थोड़ा शुरू कर सकते हो, जिनको आ गया, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा एक और थोड़ा आपको ना इंट्रोडक्शन हल्का सा और बताता हूँ। देखो 1/f, आपको f तो आउटपुट पे आएगा, ठीक है। उसका म्यू टू बाई म्यू वन, ये है मटीरियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग्स, -1 इंटू सर 1/, हाँ जी। सर वो रिफ्रैक्टिव मतलब जो सेकंड लाइन में उसके आगे क्या है? लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव के आगे। वो तो ऐसे येलो कलर से कुछ है, मिटा दिया उसको, मिटा दो, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर म्यू टू बाई म्यू वन है आपका, मटेरियल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, और 1/r1 माइनस 1/r2 किसको डिफाइन कर रहा है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस को। रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ज्योमेट्री ऑफ द लेंस डिफाइन कर रहा है। अब क्योंकि लेंस सेम है, लेंस तो वही है, एक बार उसको एयर में रखा था, दूसरी बार उसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी? नहीं नहीं होंगी। होंगी, सिर्फ सराउंडिंग की मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होंगी। तो आप इस क्वेश्चन में ना 1/r1 माइनस 1/r2 को तो फिक्स्ड मान लो, ये तो कांस्टेंट रखे हुए, ठीक है। इसको कुछ यस भी सर। के लिख लो, कुछ भी लिख लो, कट जाएगा बाद में, ठीक है। तो आपको दो बार ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी और फिर थोड़ा सॉल्व करके देखो, आंसर आएगा आपका। नई फोकल लेंथ, एक f1 रख लो, एक f2 रख लो, और फिर सॉल्व करके बताओ, दो इक्वेशन बनाओ। 1/r1 माइनस 1/r2 विल बी कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। सर ये μ2/μ1 है, इसे हम μ21 भी मान सकते हैं ना? हाँ मान सकते हो, वही रिलेटिव ना, वही हाँ तो तो बता। फिर तो 1.5 की बस वैल्यू आ जाएगी। 1.5 क्या आ जाएगी? 1.5 -1 ब्रैकेट के अंदर, नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि रिलेटिव हो जाएगा ना फिर तो। मतलब इसमें कैसे एयर पुट के करना है? एयर के केस में हो जाएगा, बट लिक्विड के केस में फिर 1.5/1.25 करना पड़ेगा आपको। एक बार ट्राई ठीक है। करो, मैं तो कराऊंगा ही, करो एक बार। कुछ गलतियां कर लो यार, पहले गलतियां यही कर लोगे तो फिर सही होगा, तो याद रहेगा ना। गलत वलत करो, हाथ चलाते रहो भाई, लिखते रहो सब बच्चे, है ना। जो गलती करनी है एग्जाम में मत करना, यही कर लो।
इसमें दो केस बनेंगे बेटा, एक बार तो लेंस जब आपका एयर में रखा हुआ है, दूसरी बार जब लेंस आपका किसी लिक्विड में रखा है, ठीक है। लिक्विड में इमर्स हो रहा है। हाँ, तो दो केस होंगे, देखो एक बार तो एयर में फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और जब इसको किसी लिक्विड में डिप कर दोगे लेंस को तो फोकल लेंथ बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करना हूँ बेटा, मैं एक बार लिखता हूँ 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर दैट इज गिवन एज 2। सर एक बार ऑप्शंस दिखा देना। ऑप्शन देख लो बेटा। सर ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है, बढ़ जाएगी है ना, तो 5 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर ठीक है इसका, ठीक है। तो अब क्या करें, μ2 बाय μ1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.5 डिवाइडेड बाय एयर का 1 माइनस 1 इनटू सम कांस्टेंट। ऐसे हम इसको 1/r1 माइनस 1/r2 को कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस का के लिए सेम है, चेंज नहीं हो रहा, 2 आ ये जाएगा इसमें। या इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इनटू सम कांस्टेंट वैल्यू, इसको c लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, c इज इक्वल टू 1, हाँ 1 ही आएगा ना, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। अब इसको मैं यूज करूंगा सेकंड केस के लिए, जब इस लेंस को डिप कर दिया गया लिक्विड में, तो 1/f लिक्विड मुझे निकालना है व्हेन दिस लेंस इज डिप्ड इन द लिक्विड, तो ये मुझे निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू μ2 इज लेंस का डिवाइडेड बाय μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या दे रखा है 1.25 माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू अभी निकाली क्या थी 2 1 है ना, 1/r1 माइनस 1/r2, तो इसको ऐसे कर लो 1/f लिक्विड इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.25 कितना आएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो f इन लिक्विड इज इक्वल टू सर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये कितना आ गया 125/25 कितना होता है 5 है ना, तो ये 0.25। तो फोकल लेंथ क्या आ गई फिर आपके बच्चे 5। अब देखो जब ये एयर में था तो फोकल लेंथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर, और जब ये लिक्विड में आ गया तो यही बढ़कर कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है रिलेटिव वैल्यू पे, कि आपका लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। यहाँ पर लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही था दोनों केसेस में, लेकिन सराउंडिंग्स का पहले एयर का था वो आपका 1 था, और इधर लिक्विड था तो लिक्विड का कितना है 1.25। तो जैसे ही आपका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज में ऐसे वेरिएशन आएगा, गैप कम होता जाएगा, तो फोकल लेंथ बढ़ रही है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी फोकल लेंथ क्या होगी कम होगी कंपैरेटिवली फॉर अ गिवन ज्योमेट्री। जैसे R1 और R2 तो फिक्स्ड थे, R1 इधर भी R1 ही था, इधर R2 ही था, ये तो फिक्स है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है लेंस की। तो वंस यू हैव फिक्स्ड द ज्योमेट्री, तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, कम होता जा रहा है ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस, तो क्या होगा फोकल लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, क्या मैं जब अगर थर्ड केस एक लेते हैं जो आप फिर से सॉल्व करना, थर्ड केस में ये बोल देता हूँ, इतना समझ आया तुम्हें? यस सर आ गया। कितने बच्चों को समझ आया थम्स अप तो एक बार। फिर थर्ड केस दूंगा, उसको बिना सॉल्व करके बताना और फिर एक बार सॉल्व करके, ठीक है। चलो, अगर सराउंडिंग के लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 होता और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, ठीक है, अब बताओ मुझे फोकल लेंथ कितनी आएगी? क्या फोकल लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सेम रहेगी ना सर? हाँ इक्वली होगी। भाई सुनो, पहले बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो फोकल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बढ़ाकर 1.25 कर दिया तो फोकल लेंथ बढ़ गई,
अब उसको 1.25 से 1.5 करूंगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। कैलकुलेट करो, इन्फिनिटी। कैलकुलेट करो कितनी आएगी। यस सर। 0 आएगी सर। एक बच्चे ने बता दिया इसका आंसर सही। अरे सोल्व करके इन्फिनिटी। हाँ सर सॉल्व इन्फिनिटी यार, ये कांच जैसी बिहेव करने। इन्फिनिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी में जब डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो रिफ्रैक्शन होगा क्या? खुद बताओ भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफाइन करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5, सराउंडिंग का भी 1.5, तो डिफरेंस ऑप्टिकल डेंसिटी में होगा ही तो क्या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नजर आएगा? नो सर। नहीं आएगा। नो सर। क्यों आएगा? तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? क्या फोकल लेंथ जैसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। नो सर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। इट विल सिंपली एक्ट एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। अब तुम फील नहीं कर पा रहे, तुम सोचो कांच को मोल्टन कांच में डुबो रखा है ना, कांच के लेंस को मोल्टन ग्लास के अंदर डुबो रखा है, ऐसा कुछ सोचो तुम, है ना। मैम तो सर वो दिखेगा ही नहीं फिर इसमें। दिखेगा ही नहीं, ये आपको भी नहीं दिखेगा। अगर सेम ऑप्टिकल डेंसिटी के उसमें डुबो दिया ना इसको, तो कलर अलग अलग हुआ तो दिख सकता है ड्यू टू वेवलेंथ, बट अगर सेम कलर हुआ तो दिखेगा भी नहीं कि डूबा हुआ। जादू हो Yes, जाएगा sir. सर। हाँ? जादू हो जाएगा बिल्कुल। और फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे देखो एक बार, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। तो μ2 और μ1 अगर -1 बराबर हो गए तो ये तो इसको छोड़ दो, कुछ भी ज्योमेट्री 1 हो, माइनस r ज्योमेट्री चाहे कैसी भी हो, फिर कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा लेंस हो कोई मतलब नहीं है। μ2/μ1 की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर सराउंडिंग और मीडियम दोनों की बराबर सेम हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू समथिंग, तो 1/f इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब f क्या हो गया? f टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, कुछ बच्चों को एक ऐसी फील आएगी सर 1/f इज इक्वल टू 0 है तो f इज इक्वल टू 1/0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, है ना, ऐसी फील आएगी यस ना। सर। जाएंगे नहीं उस स्टेप पे, हम ये बोल देंगे कि अगर एक को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम अप एज 0। लिमिट का कंसेप्ट यूज करके हम लिखेंगे नहीं वो गलत बात। हम बोल देंगे कि f की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो रिजल्टेंट जो रिजल्ट आएगा 1/f का वो लगभग 0 आएगा, इन 0 है ना। इसको लिमिट के फॉर्म में तो जरूर लिख सकते हैं हम भाई, मैथमेटिक्स के नजरिए से अगर इसको सही लिखना हो तो एज f टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, सो 1/f विल टेंड्स टू 0, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो Yes, f sir. f क्या हो गया फिर आपका? फोकल लेंथ ऑफ सच ए सरफेस विल बिकम इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको अब समझ आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट हमेशा फोकल लेंथ, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, है ना। दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाया तो एज ए रिजल्ट जो आपका लेंस बना उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। तो वहां से हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो नाम भी इसलिए पढ़ा ना यार इसका, हमें पता है कि कांच का लेंस बनाना है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3। 3। ठीक है जी। एयर में रख के यूज करोगे तो सराउंडिंग का 1 ले लिया, 1 ये फिक्स हो गया। अब अलग अलग फोकल लेंथ का आपको लेंस बनाना है तो हमारे पास किस चीज को वेरी करने की हमारे पास कैपेसिटी है? रियल लाइफ में हम क्या चेंज कर सकते हैं? R1 R2 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिफाइन होगी तो ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं। तो हमें पहले पता होगा कि R1 ये ले लोगे R2 ये ले लोगे तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आएगा। तो इसीलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोला कि जब लेंस बनाने चलोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, चलो ओके सर। इतना समझ आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आप यस सब सर। स्क्रीन सही किया है, बहुत अच्छा। नीट का सवाल था 1988 का, जेई के भी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है यार, ये सॉल्व क्यों है? तुम लोगों को आंसर दिखे जाते हैं, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। ये करो, अब देखो तुम कर पाओगे इसको, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है फटाफट आंसर दे पाओगे। करो। प्लानो कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, the radius of curvature of curved surface is 60, the focal length of the lens is। एक तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो। हाँ बिल्कुल, ड्रॉ करो आप। और देखो जिनको समझ नहीं आ रहा अभी कंफ्यूजन क्या आएगा, सर R1 कौन सा लूं R2 कौन सा लूं, तो ड्रॉ कर लो बेटा। वही तो इसलिए तो बताया था आपको कि प्लानो कन्वेक्स, ठीक है, एक साइड प्लेन एक साइड। अब देखो कितना बढ़िया याद रहेगा कि R1 कौन सा? लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। तो इन्फिनिटी। और R2 कौन सा? सर R2 तो R2 ही रहेगा। 60 सेंटीमीटर। वैल्यू दी है अच्छा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करो
फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। और अगर सराउंडिंग मीडियम का बच्चे फोकल लेंथ नहीं दे रखा तो किसका लोगे, क्या एज्यूम कर लोगे बाहर? सराउंडिंग क्या एज्यूम कर लोगे? फ्री स्पेस या फिर एयर, दोनों का ही है ना। वैक्यूम एंड एयर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? 1 है ना। तो ऐसे करके करो। जिन बच्चों को अभी फॉर्मूला लिखने का टाइम नहीं मिला उनको मैं लिख देता हूँ। म्यू2 इज गिवन, ऑप्शन 2। 100 सेंटीमीटर आ गया। जी सर। फोकल लेंथ ऑफ यस सर। सर 100 आ रहा है। हाँ 100 आएगा। बी। तो बी आ रहा है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। जो कर रहे हो करते रहो, बाकी मैं एक बार फटाफट से वैल्यू रख के कर देता हूँ इसको। लेकिन सर एक ना साइन प्रॉब्लम है, -100 क्यों आ रहा है? सही बताते हैं, रुक जाओ। म्यू2 आपका 1.5 सॉरी 1.6 बाय 1 माइनस 1 1 बाय R1। R1 को आप ले लो, कितना लेंगे? इन्फिनिटी। और R2 को ले लो, R2 क्या आएगा? -60। यही है प्रॉब्लम। R2 को क्या लिया? 60 लिया, -60 लिया? 60 लिया सर। माइनस लोगे ना फिर। अच्छा माइनस हो गया हाँ सर। हाँ, सही है फिर। यस सर। 0.6 इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जो तरीका बता दिया ना उसी आंख बंद करके उस पर चलते रहो, बाकी कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे कि क्यों हुआ क्यों हुआ। ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो दैट इज 1/60। तो आपका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? एफ विल बी 60/0.6 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव। सर नीट के न्यूमेरिकल्स तो इजी होते हैं ना जेई से? हाँ आसान आसान होते हैं, बस एक स्टेप लगाओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला पे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, अभी कराएंगे आपको, टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 100 सेंटीमीटर। ये भी नीट का सवाल है 1999 का। ये करूं, पिछला हो गया ना, ये हो गया ना बच्चों। अगर किसी को यस सर। हाँ डाउट सर है हो तो गया। नहीं है। ठीक। और भी कराऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये करो, कन्वेक्स लेंस इज डिप्ट। ऑप्शन 2। ये तो हम कर चुके पहले। कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will be infinity। इन्फिनाइट हो जाएगा और इनविजिबल भी हो जाएगा। इनफिनाइट। नहीं, इनविजिबल नहीं बोल सकते यार, देखो उसका तो कई रीजन है। बी। विजिबल अलग अलग वेवलेंथ का भी होता है ना पंगा, जैसे उसका हो सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते इनविजिबल हो जाएगा, बट हाँ ये है कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट फोकल लेंथ, तो क्या ये कन्वेक्स का मतलब बच जाएगा कुछ? अगर ये ऐसा हो जाए कोई मतलब नहीं है, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो चाहे कुछ भी हो, इट विल सिंपली एक्ट एज अ प्लेन ग्लास। ठीक है, अब आपको अमित आपको लग रहा है ना कि इनविजिबल हो जाएगा। देखो बेटे, इनविजिबल तब होती है चीज, तब उसमें बिल्कुल उससे रिफ्लेक्ट होके आने वाली रेज जब हमारी आंखों पर गिर रही है वो भी एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ की हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो मटेरियल ऑफ लेंस है वो किसी और वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो और जो सराउंडिंग मीडियम है वो किसी और वेवलेंथ को, ऑल्दो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो सकती है। सर एक्चुअली ना ऐसा मैंने स्टेटमेंट वो उसमें पढ़ा था एक बुक में इनविजिबल के लिए, कि हाउ कैन वी मेक अ लेंस इनविजिबल, तो उसमें हाँ, कुछ स्ट्रेट लाइन समथिंग ऐसे लिखी हुई थी दैट इट शुड बी डिप्ड इन अ लिक्विड विच इज गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5 विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, देन दैट ग्लास विल बिकम इनविजिबल। बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बोल सकते हो, और हाँ लूज सेंस में ये भी बोल सकते हो कि भाई आपका जो व्हाइट लाइट है उसके लिए भी बोल सकते हो। बट अगर वैसे बोलो कि यार इनविजिबिलिटी, तो थोड़ा उसमें है ना, थोड़ा ऐसा है, इंटरमीडिएट वेग सी स्टेटमेंट है। ये मतलब सर। रिफ्रैक्शन का, एज फार एज रिफ्रैक्शन गोज तो हो जाएगा वो, लेकिन अगर मान लो डिस्पर्सन तो खैर नहीं होगा क्योंकि सेम वो ही है, लेकिन यार मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, तो उस पे ऐसे बोल नहीं सकते हम। बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो डेफिनेटली इनविजिबल हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि लाइट सोर्स ही हमारा जो है ना, उसमें एक ही वेवलेंथ आ रही है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन जो उसके साथ होगा वही उसके साथ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है, बिकम्स इन्फिनिट। ठीक है, मैं तो नहीं बोलूंगा कि भाई इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया।
इसको कैलकुलेट हमने कर लिया। एक ये कर लो, डबल कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ दिस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल ऑफ द अदर। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स? नहीं नहीं, डबल कन्वेक्स है, आगे पढ़ो तो सही। डबल कन्वेक्स का मतलब सिंपली कन्वेक्स भाई, दोनों सरफेसेस कन्वेक्स नेचर के। One of the radius of curvature is double that of other. Find the radii if the refractive index of the material of the lens is 1.5. तो म्यू 21 को 1.5 मान लो, या बोल दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.5 है और सराउंडिंग का 1 है। सबसे पहले क्या करना है, जिनको दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, लेंस ड्रॉ कर दो। ये डबल कन्वेक्स हो गया। एक का रेडियस R1 है, एक का R2 है। तो R1 को अगर मैंने बोल दिया R, तो R2 एक का R होगा, एक का 2R होगा ना, क्योंकि डबल है। को 2R बोल दूंगा, ठीक है। तो एक का R एक का 2R, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, पुट करो वैल्यूज। फोकल लेंथ दे रखी है, क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। अमित फिर से वो गलती मत करना बेटा, पिछली बार वाली। हम्म। अगर उल्टा सीधा आंसर आ रहा है तो ऑप्शन डी टिक कर देना बिना कैलकुलेट किए। अगर डेसिमल में जा रहा है ना आंसर तो कैलकुलेट मत करना। देखो चारों ऑप्शन है, यस सर, डी आ रहा है। चारों ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्यों क्यों डिवाइड करना है? सीधा सीधा डिवाइड होता तो एबीसी में से कुछ आ जाता, अगर नहीं हो रहा सीधा तो मतलब डी है। वन बाई 25 इज इक्वल टू 1.5 by 1 minus 1 into 1 by r minus of minus 2r. So 1 by 25 is equal to 0.5 into नीचे LCM 2r ले लो, ये आपका है 2 प्लस आ गया आंसर। यस सर, हो गया। देख लो जिनका नहीं आया सॉल्यूशन लिख दिया है। एक को -2r ले लो, r2 की वैल्यू -2r ले लो, नेगेटिव रहेगा तो ऐड हो जाएगा 1 by r प्लस 1 by 2r, तो 3 by 2r हो गया।
इंटू 0.5, तो फिर 2r की वैल्यू पहले निकलेगी जो आएगी 37.5, r विल बी 18.75 सेंटीमीटर्स। सर ये तो एग्जैक्ट आ गई। क्या गई एग्जैक्ट? हाँ मतलब वो हाँ 18.75। हाँ, वो तो आएगी एग्जैक्ट, तो ऑप्शन से मैच हो गई ना। ठीक है जी, यस। ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और है, ये कर लो। ये थोड़े सिंपल सिंपल सवाल है, टफ भी कर सकते हैं। इसमें लगाओ दिमाग, तो मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट 4 मिनट। सर ये आखिरी लाइन क्लियर नहीं है. इफ द लेंस इज रिमूव द पॉइंट वेयर द रेज विल मीट 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस. विल मूव 5, देखो लेंस हटा दिया जाए, लेंस के लगाने से जो डिफरेंस आ रहा है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस में 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, इसका मतलब ये है। अगर लेंस नहीं होता, कन्वर्जेंट बीम है ऑलरेडी, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम है, तो वो जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट पहले ही करती, अगर लेंस नहीं लगा होता। आपने जैसे- लेंस लगा दिया, तो लेंस के लगाने से जो शिफ्ट हुआ है जहाँ पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, वो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है। सर मतलब कौन वो है कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आ रही है कन्वर्ज होते हुए और सामने रखा है कॉनकेव लेंस. कहीं तो से भी, हम नहीं बोलेंगे कन्वेक्स से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, उसके बीच में कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जन होने के बाद ये इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 15 यस सेंटीमीटर सर. on the opposite side. If the lens is removed, the point where the ray will meet move 5 सेंटीमीटर closer to the lens. अगर लेंस को हटा दिया जाए तो वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मीट करेंगे, ऐसा है इसका मतलब। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वो ट्राई करो कि तुम्हें, तुम्हारे लिए एक मोए मोए मोमेंट आएगा, फिर एक चीज पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे इसको। करो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। 8:04 पर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक दिमाग हाथ पैर मारो, कोशिश करो, क्वेश्चन को समझो, डायग्राम ड्रॉ करो। एक काम करो, डायग्राम ड्रॉ करके समझने की कोशिश करो, फिर इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर करेंगे। सर हाँ जी, -10। तुम्हें फॉर्मूला पता है नंदिनी, इसका मतलब रुक जाओ अभी। सर -30 सेंटीमीटर। करेंगे अभी, रुक जाओ, 2 मिनट बाद। जिनका आंसर आ जा रहा है हैंड रेज कर लो, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। सर ऑप्शन ए -30. ऑप्शन ए -30, ठीक है भाई। 30 जिनका -30 है उनका आंसर तो सही है, बट जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो कोई ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं अभी, ठीक है। बिकॉज एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब थिन लेंस फॉर्मूला का एक बार फटाफट से देख लेते हैं, उसका क्या सीन है भाई। कहाँ गया कहाँ गया।
दे रहा, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला या फिर थिन लेंस फॉर्मूला। आ गया, ये बहुत सारे डेरिवेशन दिया हुआ है। सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स हमारा आएगा, तो डेरिवेशन आप देख लेना, कोई पंगा नहीं है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं, ये रहा हमारा थिन स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा थिन क्यों रखते हैं बच्चे, ताकि जो हम लेटरल डिफ्लेक्शन होगा लाइट में उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, कल भी बताया था आपको। स्फेरिकल क्यों, क्योंकि दोनों सरफेसेस हमने एज्यूम किए स्फेरिकल नेचर के होंगे। लेंस बन गया दो सरफेसेस को कंबाइन करके, और फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ठीक है, थिन स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। और जो आपने बताया था अभी मेरे को 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर में प्लस आएगा और लेंस में माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आपका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस को कोरिलेट करता है, इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ता है। तो 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला लिखो, इसके सामने लिखो थिन स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला, और इससे अब उस क्वेश्चन को करेंगे। 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस, एंड u इज इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बाकी साइन कन्वेंशन वही लेंगे, नेगेटिव साइड में नेगेटिव, पॉजिटिव में बनेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, लिख लिया बेटा आप सबने? बोलो। यस सर। यस सर। लिख लिया, तो अब इसके बाद उसी क्वेश्चन पे फिर आते हैं वापस। इस क्वेश्चन का डायग्राम पढ़ के हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। ये converging beam of rays is incident on diverging lens. Having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lens is. ठीक है बच्चे, तो पहली बात तो ये लेंस कौन से नेचर का है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स लेंस की कॉनकेव लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की फोकल कॉनकेव। क्या आती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। क्या सर? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव। 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 सबसे पहले जैसे ही आपको पता चला ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो अपना ऑप्शन बी और डी तो गए। ठीक है, बी और डी तो वहीं खत्म हो गए। बात है अब 30 और इसकी। अब पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इंसिडेंट रेज कैसी हैं? कन्वर्जिंग नेचर की हैं। कन्वर्जिंग मतलब वो आपस में पास पास आती जाएंगी। यस सर। ऐसे पास पास आती जाएंगी, तो हम इसका ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक ले जाते हैं इसको। ऐसे इंसिडेंट रेज जो है वो कन्वर्ज करती हुई आ रही हैं। तो लेंस नहीं भी होता तो एक पॉइंट पे मीट करती खुद से। ठीक है बच्चे? यस सर। अब आपने क्या किया, ये आपको क्लियर हो गया कि भाई ऐसे मीट करती। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि ठीक है मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं ये करता हूँ कि मैं इसके बीच में एक लेंस रख देता हूँ। मैं इस चीज के बीच में एक लेंस रख देता हूँ। तो पहले तो स्थिति ऐसी थी, अब अगर लेंस रखा रहेगा तो क्या होगा? लेंस है डाइवर्जिंग नेचर का, तो कॉनकेव लेंस रखा हुआ है। अब इस लेंस से पास होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद क्या होगा बेटा? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट तो था ही, डाइवर्जिंग लेंस से क्या करेगा? इस बीम को कन्वर्ज। डाइवर्ज कराएगा। ठीक है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई, तो थोड़ा सा डाइवर्ज कराएगा, और डाइवर्ज कराने के बाद ये कन्वर्जिंग बीम थी तो ये थोड़ा कम डाइवर्ज तो हुई, बट इतनी नहीं हो पाई कि एक दूसरे से या तो पैरेलल हो जाए या फुल्ली डाइवर्ज हो जाए। मतलब जो इनिशियल पाथ था उससे थोड़ी सी डाइवर्ज हो गई, तो फिर भी ये थोड़ा ज्यादा दूर जाके मिलेंगी तो सही,
लेकिन ज्यादा दूर जाके मिलेंगी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कितनी दूर जाकर मिली? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर ये लेंस यहाँ से हटा दिया जाता, लेंस नहीं होता, तो फिर ये जिस तो पॉइंट पे अब है 5 तो कितनी दूरी पर मिलती? 5 सेंटीमीटर 5 क्लोजर टू द सेंटीमीटर। लेंस। 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस मतलब कि ये 15 सेंटीमीटर वाले से सर 10 सेंटीमीटर 5 10 मीटर सेंटीमीटर पीछे। 15 सेंटीमीटर वाले से, या स्क्रीन शेयर हो गया, हाँ, 15 सेंटीमीटर वाले से 5 सेंटीमीटर कम दूरी पर। तो कितनी दूरी पर मिलती है? 10 10 सेंटीमीटर उससे। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखो, एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले को यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। पहले इसका कलर बदल लेते हैं, ठीक है, रेड कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर लेंस नहीं होता तो ये कहाँ जाके मिलती? इधर अपने आप मिल जाती। लेंस ने देखो पहले इनिशियली रेड वाला मान लो, और बाद में लेंस आने की वजह से थोड़ी डाइवर्ज होके थोड़ा और आगे जाके मिली। ठीक है, तो अगर लेंस नहीं होता तो ये कहाँ पे मिल जा रही थी? लेंस नहीं होता तो ये 5 सेंटीमीटर और नजदीक जाके मिल जा रही थी। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 10 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि देखो डाइवर्जिंग रेज जो होती है, सॉरी कन्वर्जिंग रेज है, उनके लिए अब हमें तो पता नहीं, लेफ्ट साइड से इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ी पता चलेगा क्योंकि कन्वर्ज हो रही है। तो इसके लिए हम इनको एक्सटेंडेड रेज की मदद से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ मान लो, जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रही है, यानी ये रेड कलर का जो डॉट है जहाँ पे इमेज बना रही है पहले विदाउट द लेंस, दैट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आवर कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी फॉर आवर कनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इसमें लो, u इज इक्वल टू ये 10 ले लो, और v आपको क्वेश्चन में दे दिया, v इज इमेज डिस्टेंस, क्योंकि डाइवर्ज होने के बाद का इमेज बन रही है, दैट विल बी ग्रीन कलर का डॉट ये। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चला कि भाई लेंस नहीं था तो 10 सेंटीमीटर था, और लेंस लगा दिया तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी इमेज बनी। अब फोकल लेंथ निकालना है इसका। ठीक है, पहला हमें पता चल गया था फोकल लेंथ नेगेटिव है तो माइनस आएगा। अब आप वैल्यूज रख लो इसमें, u एंड v दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v कितना है बच्चे? इमेज डिस्टेंस इज 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको 1/f इज इक्वल टू 150, और सॉरी 30 ले लेते हैं, 150 क्यों ले, 30 एलसीएम, ये आपका 2 माइनस 3, तो क्या आ गया? -1/30 आ गया f। तो f कितना आ गया फिर सॉल्व करके? f इज इक्वल टू -30 मीटर्स। तो इस बार एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, फिर फील करो इस चीज को, समझ ना आए तो पूछो। सर इसे मैंने एक दूसरे तरीके से किया था। बताओ। सर इसे हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 1/FC कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला, 1/f1 प्लस 1/f2। तो उसमें f1 है दिया हुआ है इसमें कि जैसे 15 सेंटीमीटर में मीट करेंगी, तो मीट वहीं करेंगे जहाँ फोकस होगा। तो मैंने 15 डाल दिया 1/15, और एक का नेगेटिव ले लिया मैंने -1/10, तो करने पे आ जाएगा -30। आपने दूसरे क्या ले लिया? -1/10। 10 क्यों लिया माइनस का? क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये पीछे मूव करेगी। तो फिर 5 लेते। अच्छा दूसरा, नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हो सकता है, उससे भी हो जाएगा। तो एक लाइन में हो जाता है। सेम आ रहा है ना, 30 आ रहा है ना उससे। हाँ -30। सर ठीक है, मैंने 5 ले लिया था पहले वाले में, इसलिए मेरा गलत भी आ गया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन अब है ना, इस फॉर्मूला से कर रहे हैं, इससे हो गया ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग है। उससे भी कर सकते थे, आपने ये इमेजिन कर लिया कि भाई पहले एक लेंस रखा हुआ था, फिर उस पर दूसरा लगा दिया तो उससे शिफ्ट हो गया। यस सर। हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है, हो गया, वो अप्रोच भी अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस आपकी 30 आ गई। ठीक है, चलो, तो ये वाला तरीका समझ आया सबको? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में करेंगे हम वैसे क्वेश्चन, उसमें करेंगे यस स्फेरिकल सर, आ गया। आ गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से -30 आ गया हमारा। एक इसको और कर लो। अच्छा, इसमें कनकेव मिरर का क्वेश्चन है, तो मिरर वाला अभी कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, इसको छोड़ते हैं अभी। फोकल लेंथ उसका और करते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड अभी हम जो है और क्वेश्चंस आपके करते हैं। थिन लेंस,
क्या सोल्ड पढ़ेंगे ये सारे? नहीं, चलो एक एक करके सर फटाफट। सॉल्व है ये तो। कोई नहीं, तुम भी कर लो यार सॉल्व, क्या दिक्कत है, करो ये वाला करो, फटाफट करो सभी क्वेश्चंस को। इसमें वही है, सब में लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा, और बाद में 2-3 क्वेश्चन हमारे वो कर लेंगे, 1-2 इस टाइप के कर लेंगे, फिर थिन लेंस फॉर्मूला पे कर लेंगे, फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बच जाएगा। अब हमारी क्लास शायद आपके साथ है नहीं, तो वो देखता हूँ, अभी कल की और क्लास ले रहा हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो मैं ये कंप्लीट भी करा सकता हूँ, अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो ये वाला मैं कंप्लीट करा देता हूँ, फिर लेंस वाला एक जी एक्सरसाइज। सर, करा दो। क्लास होगी आपकी? अभी तो बेटा सब्स्टिट्यूट क्लास ले रहा हूँ ना मैं, तो ये कि मैम आ जाएंगी तो फिर वही पढ़ाएंगे मैम। अगर आपको ये वाला ठीक लग रहा है तो मैं इसको कंप्लीट करा के फिर छोड़ दूंगा, तो अभी सर हम। मैम की तबीयत खराब है। हाँ, मैम की तबीयत नहीं यार, मैम की जो मम्मा है उनको थोड़ा इशू है कुछ ना, उन्होंने सर्जरी वगैरह कराई है, तो इसलिए वो अच्छा अच्छा। सर सेम चीज हमारे स्कूल वाली मैम, फिजिक्स वाली मैम भी इसी बात से छुट्टी पे थी कि उनकी मम्मी की सर्जरी थी। हाँ, 10-15 दिन तक वो भी छुट्टी हुई थी। हाँ, उनका भी भाई ध्यान रखना भी जरूरी है, घर वालों का ध्यान भी यस जरूरी यस सर, यस सर। है। ठीक है, अगर सैटरडे को भी बोलोगे तो मैं ले सकता हूँ तुम्हारी क्लास, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे लेंस में इसको। ठीक है, देखते हैं, खैर करो फटाफट से। ऑप्शन सी लॉक कर दो सर। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए? पहले ही लॉक था ऑप्शन सी, तो यस सी। सर, 30 सेंटीमीटर। हाँ सर। ठीक है, तो क्या करना है भाई, सेम है, एक यस सरफेस सर। नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव ले लो, और ये हो गया आपका फटाफट से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला करो। हमारे पास 10 मिनट और है, उसमें 2 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन थिन लेंस फॉर्मूला पे कर लेते हैं। सर इसमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। हम्म। A converging lens of focal length 20 centimeter made of a material with refractive index this is immersed in water. The lens will behave as focal length निकाल लो ना। अच्छा सॉरी, फोकल लेंथ दिया हुआ है, इमर्ज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, लेंस पहले वो निकालो यार, इसका एयर में रखा हुआ है, तो पहले 1/r माइनस 1/, वो निकाल लो ना ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसको सब्सटीट्यूट कर लो, फिर देखो नया फोकल लेंथ क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव आए तो कन्वर्जेंट, नेगेटिव आए तो डाइवर्जेंट। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम ऑप्शन बी को तो ऐसे ही उड़ा सकते हैं? हाँ। है ना भाई, सराउंडिंग मीडियम का अभी बताया था ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा मान लो, तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ती है, और अगर लेंस के मटेरियल के बराबर हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन बी तो पहले ही कट गया हमारा, और फोर्थ भी कट जाएगा। फोर्थ भी कट जाएगा, क्योंकि अगर सराउंडिंग का बराबर होगा तो लेंस के तभी होगा वो 1.11 होगा। तो करो एक बार, पहले ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी 1/r माइनस 1/r2 निकाल लो, उस वैल्यू को दोबारा फॉर्मूला लगा के सब्स्टिट्यूट करके नई फोकल लेंथ निकाल लो।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो? पॉजिटिव आए तो कन्वर्जेंट ही होगा लेंस। अच्छा, नेगेटिव आ रही है सर। सर करवा दो एक बार। आंसर नहीं आया आप लोगों का? आ गया सर, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। नो सर। ठीक है, सर तो वन फोकल बाय, लेंथ नेगेटिव आ रही है। आवाज आवाज फट रही है आपकी, चलो रुको। 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 की पहले वैल्यू निकालेंगे। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो आपका 1/20 इज द फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बाय μ1, तो क्या आ गया 1.11 बाय 1 माइनस 1 1 माइनस 1। हाँ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2 को कोई कांस्टेंट वैल्यू बोल लो, तो यहाँ से 1/r1 सी मान लो सर आप। हाँ हाँ सी मान लेते हैं ना। हाँ, तो आपका जो सी की वैल्यू है दैट विल बी इज इक्वल टू 1/20 और इंटू 1/0.11, ऐसा आ गया। ठीक है, यस सर, यही है। तो ये आ गया आपका सी। अब दोबारा से फोकल लेंथ निकालनी है एफ डैश, तो 1/f डैश बोल दो इज इक्वल टू, नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग्स का आ रहा है 1.33, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 1.11 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग्स का है 1.33 माइनस 1 इंटू सी, ठीक है, दैट इज 1/20 इंटू 1/0.11। तो इससे आपको कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1.33 माइनस, सॉरी 1.11 माइनस 1.33 कितना आएगा, ये 11/5 आएगा क्या? देखते हैं, शायद यही आएगा -11/5, नेगेटिव आएगा पर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर ये आ गया ना -0.22 हाँ, डिवाइड बाय 1.33 इंटू 1/20 इंटू 1/0.11। तो ये आपका क्या रहा है, 1/f डैश इज इक्वल टू -2 और 1.33 और ये 1/20, क्या आ गया यार, ये आ गया 1/10, तो -1/13.3। ठीक है, तो f डैश इज इक्वल टू -13.3। ठीक है, देखो कैलकुलेशन सही की कि गलत है। -13.3 यानी अब ये इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, ये बता दो बस, तुम सिर्फ यही बताना है। डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का तो कोई पंगा था ही नहीं, कन्वर्जेंट तो बचा ही नहीं है, तो डाइवर्जेंट लेंस नेगेटिव आ गई ना फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ विल बी 13.33। तो वही कंसेप्ट यूज हुआ है, पहले आपने ये सी का वैल्यू निकाल लिया, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है सेम रहेगी, लेंस को कहीं भी रखो तो नया फोकल लेंथ आपका ये आ गया। और वैसे भी देखो यहाँ से एक नया आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ कि जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम्स का बढ़ जाता है, हमने इक्वल तक तो देख लिया था, इक्वल आएगा तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ हो गई, दिखना बंद हो जाएगा जैसे हम बोल रहे थे। ठीक, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया मटेरियल ऑफ लेंस से, तो इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपको यहाँ से कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, आंसर इसका यही है, यहाँ पे यही दे रखा है। इसके अलावा ना एक थिन लेंस पे करते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही हैं, सेम है। एक दो क्वेश्चन लगा लेना इनमें से, सारे मत लगाना बेशक से टाइम ना हो तो। एक अब ये कर देते हैं, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन ये करा देता हूँ मैं। ये वाला करो, पोजीशन एंड इमेज। पहले बताओ लेंस कौन से नेचर का है बच्चे, ये कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? सर ऑप्शन फर्स्ट लॉक कर दो। एफ एंड 2f के बीच में प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, ये बताओ भाई। एफ इसका कितना होगा, 20 फोकल लेंथ है, तो एफ इज एट 20 और 2f 40 पे है,
तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सर 2f पीछे बनेगी ना वैसे? इधर बनेगी इस साइड, बिटवीन हाँ 2f एंड इन्फिनिटी, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 40 से तो ज्यादा ही आएगा। सर, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं ना, वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनेगी, काट दो आप, रियल इन्वर्टेड में 60 बनेगी, वो भी पीछे, तो फर्स्ट ऑप्शन। हाँ हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 40 तो बनेगी नहीं, ग्रेटर देन 40 आएगा पहले भी भाई, 2f से तो ज्यादा रहेगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे ना करके डायरेक्टली भी सोल्व कर लो इसको एक बार। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर अ कन्वेक्स लेंस। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? -30। 30। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/60 आपका आ जाएगा। तो फोकल लेंथ विल बी +60 सेंटीमीटर। तो अब +60 बोले तो किधर? इन फ्रंट ऑफ लेंस की बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस ऑन द अदर साइड? ऑन द अदर साइड होगा, राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन ए की ऑप्शन सी? ऑप्शन ए की बी? ए ए। ए ऑप्शन। डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा बिना सॉल्व किए, नहीं तो आपको फॉर्मूला से भी कर पाए, है ना, अगर आपको केसेस याद हो। अब मुझे बताओ कि नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? रियल इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। केवल कन्वेक्स लेंस के लिए केवल एक केस होता है जहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वो कौन सा होता है? सर फोकस के भी आगे रख देंगे तो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यहाँ कहीं होगा यस ना, सर, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तब वर्चुअल इंडायरेक्ट बनेगी, और ऑन द सेम साइड इधर बनेगी कहीं, ठीक है। तो ये यस ही सर। होता है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है बेटा। चलो, यस सर। अमित के बैकग्राउंड से गाने की आवाज नहीं, मुझे तो नहीं आ रही सर मुझे तो आ रही थी, भाई। ये कैसा गाना है रे? पता नहीं क्यों। ठीक है, ये एक बार और कर लो फटाफट से, 2 क्वेश्चन और कर लो। यार कुछ गड़बड़ है मेरे टैब में, कुछ क्वेश्चन मिट जाते हैं, कुछ नहीं मिटते हैं, क्या चक्कर है? मिटा तो मैं सबको देता हूँ। ये 2 और कराऊंगा आपको, फटाफट से इनको करते। एक ये करो, फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मुझे ऐप बदलना पड़ेगा, ये एप्पल बुक्स जो है ना, ये गड़बड़ कर रहा है अब। बताओ, सीधा सीधा बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? क्या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है? देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20। एंड फॉर द कन्वेक्स लेंस अगर फोकस इधर होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सर ऑप्शन बी लॉक कर दो। तो नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, तो ऑप्शन ऑन ए फ्रंट ऑफ द लेंस। है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी देखो फिर फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -10 दे रखा है, इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का आएगा शायद ये, हाँ -10 होगा ना, तो नेगेटिव -1/20 इंप्लाइज v इज इक्वल टू -20। तो इन फ्रंट ऑफ की बिहाइंड? इन फ्रंट सर फ्रंट ऑफ। ना, जहां पर इमेज है वही, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, virtual and direct, because it is placed between f and optical center। चलिए, ये समझ आ गया मुझे। यस सर। एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला। सब लोग कर रहे हो कि सिर्फ अमित अमित कर रहा है? नहीं सर, कर सब रहे कर हैं रहे हैं, सर। मैं थोड़ा चैट बॉक्स फटाफट में भी जवाब दे रहे हैं। फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे की हमारे पास 1 ही मिनट बचा है ना, तो ये और करा देता हूँ, फिर पीडीएफ शेयर हो जाएगा, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है और ये कर लेना। दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन लेंस फॉर्मूला एंड ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। सर ऑप्शन बी। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ 60 इमेज। सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फोकल लेंथ दिया है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, ड्रॉ कर लो, कोई नहीं अगर समझ नहीं आता तो। फोकल लेंथ इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, और बाकी इमेज कितना है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर।
तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि फोकस Yes, sir. सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सामने ही बनेगी लेंस के, क्योंकि ऑन द Yes, सेम sir. साइड। तो फिर अपना एक ही बन गया भाई। ऑप्शन बिना सॉल्व किए ऑप्शन बी सही आ रहा है इसका, क्योंकि बिहाइंड द लेंस ये गलत, पर रियल एंड इन्वर्टेड ये भी गलत। तो ऑप्शन 2 सही आ रहा है बिना सॉल्व किए। बाकी कर लो सॉल्व। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-10। सर ये सीबीएसई क्वेश्चंस है? ये किसके? ये मतलब क्या जेई के है कि सीबीएसई वाले? कंसेप्ट बिल्डिंग है, डीपीपी के क्वेश्चन है। अच्छा, जेई के थोड़े से टफ होंगे इससे। 1/v इज इक्वल टू 1/60 आ जाएगा यार, सीधा सीधा हिसाब है, -60 आएगा। तो v इज इक्वल टू -60, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पहले इनको कर लेना, फिर इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड आप पीवाई यूज करना है, जेई के पीवाई यूज। सर पीडीएफ के क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए, तो दोबारा इसे लिखना है? ना कुछ मत करो भाई, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मुझे होमवर्क इसका ऐसे नहीं चाहिए कि लिख के मुझे चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ अगर नए क्वेश्चन लगे, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट जो होने थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस आ गया इनको सॉल्व करने में, तो अब डायरेक्टली पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करो, जो भी पीवाई चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, वो आप अटेम्प्ट करो डायरेक्टली। ठीक है? ठीक है सर। ठीक। ओके सर। जिन बच्चों को अभी समझने में क्लास में थोड़ी दिक्कत आई, तो इस पीडीएफ में सिमिलर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन उससे नेक्स्ट पे उसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। बाकी फिर लास्ट में एक ये टॉपिक हमारा बचा है, वो देखते हैं बाद में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है वो बताऊंगा मैं अगली क्लास में। उसके बाद आपका लगभग ओके सर। लेंस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म मत छोड़ना। प्रिज्म में 2 कंसेप्ट जरूर आते हैं, डेविएशन एंगल और मिनिमम डिफ्लेक्शन। वो 2 क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आएंगे। उसके बाद फिर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से मानी जाती हैं। जिन बच्चों को कैलकुलस में दिक्कत आती है उनके लिए ऑप्टिक्स चैप्टर वरदान का काम करता है। 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। एक प्रिज्म से आ जाए, एक लेंस या मिरर से आ जाए, तो हो गया जिंदगी सफल। 8 नंबर रे ऑप्टिक्स। नहीं तो ना कैलकुलस का पंगा, ना इंटीग्रेशन करना, ना डिफरेंशिएशन करना, कुछ नहीं करना। फॉर्मूले लगाने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन याद रखो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन लगा लो इस चैप्टर के, बढ़िया। जेई की सारी पीवाई क्यू लगा लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, 2 क्वेश्चन लगा के आओगे, बढ़िया बिंदास 8 नंबर लेके आओगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, और इसको छोड़ना मत। ठीक है जी, अब इन पीडीएफ्स को मैं शेयर करा दूंगा आज, मैम आपको भेज देंगे ग्रुप्स में।